हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए जो अपना आईसीआई का सितंबर 24 का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर 1 अभी अभी जो कंप्लीट हुआ है उसका एक रिव्यू और सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। आप लोगों को सबको पता है कि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही इजी लेवल आईसीआई ने दिया था, बहुत ही आसान लेवल। जो स्टूडेंट्स का मेरे को रिस्पांस मिला है, स्टूडेंट्स ने जो मेरे को फीडबैक दिया उसके अंदर मैक्सिमम फीडबैक ये था कि सर पेपर इजी था। इजी के साथ कुछ स्टूडेंट्स का एक ये अपने आप में ओपिनियन आ रहा है कि साथ में लेंदी था, जिसमें कोई ओपिनियन फ्रेम करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हर बार ही होता है। जब भी अपन किसी भी टाइम एडवांस अकाउंटिंग का पेपर उठाएंगे दैट विल बी ऑलवेज लेंदी पेपर्स, तो वो तो लेंदी पेपर होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, जिसके लिए हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज में पेपर लिखने का प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि आप अपनी स्पीड को बढ़ा सके, अपनी गलतियां जो होती है उसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सके। तो अगर आप लोग ढंग से टाइमली अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं तो उसके कारण आप लोगों की वो चीजें कमियां अपने आप दूर हो जाती है। तो अपन आते हैं टॉपिक पे, और वो ये है कि एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ है सबसे पहले में उसका जो एमसीक्यू पोर्शन है, उस एमसीक्यू पोर्शन का आपको एक पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। तो एमसीक्यू का जो सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जा रहा है, आईसीआई ने एक बड़ा वेलकम स्टेप किया, एक बहुत अच्छी बात की है कि अब से स्टूडेंट्स को वो कह रहे हैं कि भाई आप ये एमसीक्यू का बुकलेट भी अपने साथ ले जाओ, हम क्या ही करेंगे इस चीज का। पहले पता नहीं क्या करते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है ले जाओ, तो बहुत अच्छी बात है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल रहता है। अपने सबको भी पता रहता है कि आईसीआई ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे, क्या हुआ, तो उन सब चीजों का अपने को नॉलेज रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा वेलकम स्टेप आईसीआई की तरफ से। तो अपने पास में भी एमसीक्यू का बुकलेट अवेलेबल हुआ, तो उसके थ्रू अपन कुछ क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट्स को बुकलेट अलग अलग तरह का इशू किया था, अलग अलग नंबरिंग का था, तो उसके अंदर क्वेश्चंस का, केस स्टडीज का रीसफलिंग किया हुआ था, सफल कर रखे थे। केस स्टडी को भी सफल किया हुआ था, केस स्टडी के अंदर के क्वेश्चंस भी आपस में इंटरचेंज रीसफल किए हुए थे। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आंसर्स 1 2 3 के ऐसे सोचे, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है 1 का ये 2 का ये, आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में, किस केस स्टडी में किस क्वेश्चन का आंसर अपन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सबके लिए वो अलग अलग हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देखिएगा। मेरे पास जो बुकलेट अवेलेबल हुआ वो जो था उसमें कैश सिनेरियो 1 जो था, उस कैश सिनेरियो 1 के अंदर सबसे पहले जो बुकलेट के अंदर आपको दे रखा था उसमें ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा था, जिसमें मल्टीपल जो एएस है उनको मिक्स कर दिया और उनको मिक्स करके और एक केस स्टडी बनाया, जो ऑब्वियस अपन पहले से जानते हैं। जब से अपना फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था न्यू सीरीज का, तो आईसीआई ने उस टाइम पे जब अपना आरटीपी एमटीपी रिलीज किया था, तो एमटीपी के टाइम में उसने अपना इस तरह के क्वेश्चंस को दिया था, तो अपने को उस टाइम से पता चल गया था कि हाँ भी इस तरह का पैटर्न रहेगा जिसमें मल्टीपल एएस को सेम केस स्टडी में कवर किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात अपने लिए यह है कि उस केस स्टडी में मल्टीपल एएस तो होते हैं, लेकिन वो जनरली पार्ट्स में होते हैं कि चलो इतना पार्ट इस एएस का, इतना पार्ट एएस का। ज्यादातर पूरी केस स्टडी एज ए होल एक दूसरे को कोरिलेट बहुत रेयरली कर रही है, ये अपने लिए एक अच्छी बात है। अगर पूरा केस स्टडी एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए करे तो फिर आंसर बनाना मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अपन आते हैं सबसे पहले केस स्टडी पे, जिसके अंदर आपको ये केस स्टडी दे रखा है और उसी केस स्टडी के नीचे आपको ये कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम करके दिया गया। तो अपन हमेशा पढ़ते हैं, अपन जानते हैं, मैंने भी आप लोगों को सजेस्ट किया था कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन है एक बार वो पढ़ लेने चाहिए, जिससे अपने दिमाग में रहता है कि हाँ इस चीज का क्वेश्चन है, इस चीज का क्वेश्चन है। तो अपन जब क्वेश्चन की केस स्टडी को पढ़ेंगे, केस सिनेरियो को कवर करेंगे, तो उसके अंदर बड़ा आसान हो जाता है, अपने दिमाग में वो चीजें आती है कि अच्छा वो वहां पूछा है तो ये काम आएगा, वो वहां पूछा है तो ये काम आएगा। तो देखो पहला जो क्वेश्चन अपने को पूछा है, इसमें पूछा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स इन फिनिश गुड्स ऑन 31 मार्च 24। यानी ये क्वेश्चन आपको AS2 से पुटअप किया गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से आपको ये पुटअप किया गया। इसके अंदर जो कि अपने को बुकलेट मिला है वो ऑब्वियसली
अपने पास में जो अवेलेबल होता है, स्टूडेंट्स ने मार्क वगैरह किए हुए होते हैं। तो ध्यान रखना, अपन जो यहाँ पर आंसर बना रहे हैं वो अब बन रहे हैं, ऑलरेडी जो मार्क्ड है उसको आपको नहीं मानना है। वो ऑलरेडी मार्क स्टूडेंट के अपने ओपिनियन के हिसाब से किए हुए, उसने एग्जाम में जो भी किया होगा। तो अपन अब जो आंसर बना रहे हैं उनको आपको देखना है। तो अपन यहाँ पर AS2 का सबसे पहला केस स्टडी है, जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पूछा है, क्या होगा, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी। इस तरह के AS2 में अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर अपन रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का एक साथ वैल्यूएशन करते थे। दूसरा क्वेश्चन आपको AS10 से पुटअप किया गया है, जिसमें अपन कोई असेट PP खुद बना रहे और उसका आपको यहां पर क्या करना है, आपको फाइनल कॉस्ट बतानी है कितना कैपिटलाइज होगा। तीसरा क्वेश्चन अपने को AS16 का दिया गया, जिसमें बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बता दिया। कह रहा है कि आपको कि टोटल मिलाकर जो अपना इंटरेस्ट का बोरोइंग पे कॉस्ट आया है, हाउ मच इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज एंड हाउ मच इज ट्रांसफर टू PL, मतलब कितना कैपिटल नेचर का बनेगा और कितना PL में जाएगा, ये चीज आपको पूछी है। अगला क्वेश्चन जो आपको पुटअप किया गया है वो आपको पूछा गया है AS13 का। इसी में एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मिला दिया, जिसके लिए कह रहा है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मार्च 24 एज पर AS13 सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ये चार क्वेश्चन इस कैश सिनेरियो पे फ्रेम किए गए। AS2 का किया गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, AS10 का जिसमें फाइनल कॉस्ट ऑफ PP निकालना है, इसके अलावा AS अपने को 16 का जिसमें बोरोइंग कॉस्ट के दो पार्ट, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, और इसके अलावा AS4 जिसके अंदर इसके अंदर अपने को AS13 जिसमें इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अपने को कवर करना है। तो अपन यहां पर क्वेश्चन के अंदर चलते हैं और देखते हैं जरा कि जो इन्वेंट्री का पहला क्वेश्चन पूछा उसके बारे में अपने को क्या क्या डेटा दे रखा है। देखिए जरा क्या दे रखा है। कह रहा है मिस्टर विक्रम टुक ए लोन ऑफ 6 लाख कैरिंग इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1 अगस्त 23। कह रहे 1 अगस्त 23 को उसने एक लोन लिया, ठीक है, 6 लाख का 10% की रेट से। ही परचेज 4000, कह रहे क्यों लिया, टू परचेज द रॉ मटेरियल, तो उसी से अब इसने परचेज कर दिया रॉ मटेरियल 4000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 125 के रेट से उसने खरीदा। उसका कह रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड ऑफ द ईयर 100 पर यूनिट है। यानी अगर अपन यहाँ डेटा को समअप करें, जो कि अपना क्वेश्चन 1 का आंसर बनाना है उसके पर्पस से अगर अपन समअप करें यहाँ पर डेटा हो, तो अपने पास में डेटा क्या निकल कर आ रहा है। अपन ने रॉ मटेरियल परचेज किया है 4000 यूनिट एट द रेट ऑफ 125, यानी टोटल मिलाकर 5 लाख रुपीस का अपन ने रॉ मटेरियल परचेज किया। आपको कह रहा है इसी रॉ मटेरियल का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड ऑफ द ईयर एट द रेट ऑफ 100 पर यूनिट है। मतलब वैसे 125 है, बट एंड ऑफ द ईयर उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 100 का हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे क्या दे रखा है, लेबर चार्ज इन वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड आर 1 लाख रुपीज टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। कह रहा है आगे जाकर अपन ने जब फिनिश गुड्स को बनाया इसी रॉ मटेरियल से, तो उसके ऊपर जो अपना कन्वर्जन कॉस्ट आया है, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या दो चीजें, एक तो लेबर और एक ओवरहेड, वो टोटल मिलाकर अपना 1 लाख रुपीस का आया है, जिसके अगेंस्ट में अपन ने कितनी यूनिट को बनाया, कह रहा है अपन ने टोटल मिलाकर 1 को प्रोड्यूस किया है। तो 1000 यूनिट को प्रोड्यूस किया तो डिवाइड कर दिया अपन ने 1000 से, इसका मतलब पर यूनिट अपना रेट आ गया 100 का। यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट जो फिनिश गुड्स को बदलने में लगा वो 100 रुपीस का लगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, कह रहा है 1000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस विथ रॉ मटेरियल, फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। कह रहा अपन ने जो फिनिश गुड्स बनाई है दोस्तों, वो फिनिश गुड्स अपन ने जो तैयार की है उसमें टोटल मिलाकर अपन ने फिनिश गुड्स 1000 यूनिट का प्रोड्यूस किया है, और इसके लिए रॉ मटेरियल जो है अपन ने वो 2 यूनिट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स यूज किया है। यानी कि अपन ने प्रोडक्शन के अंदर जो रॉ मटेरियल पर यूनिट फिनिश गुड्स में काम लिया होगा वो कितना काम लिया होगा, 1000 इंटू 2, यानी रॉ मटेरियल का आपने 2000 यूनिट यूज किया, और आपको याद हो 125 की रेट से। यानी अगर मैं पर यूनिट में इसके अंदर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके दिखाऊं तो ये तो हो गया आपका कन्वर्जन कॉस्ट,
प्लस अगर फिनिश गुड्स के अंदर में रॉ मटेरियल की कॉस्ट को लेके चलो तो दैट विल बी 125 इंटू 2, इट इज 250। यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन में यहां पर चलूं तो मेरा फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है वो बन गया 350 का। कैसे? अपने पास में जो कन्वर्जन कॉस्ट थी वो 100 की थी और 250 का रॉ मटेरियल था, तो फिनिश गुड्स कॉस्ट विल बिकम 350। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस आर लेइंग इन द स्टॉक। कह रहा है सारी की सारी फिनिश गुड्स जो है ना वो आपके पास स्टॉक में पड़ी है, कुछ भी अपन ने बेची नहीं है। और क्वेश्चन के अंदर कह रहे देयर इज नो ओपनिंग रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स। ओपनिंग का कोई चक्कर नहीं है और फिनिश गुड्स बिकी नहीं है। मतलब कमाल का बिजनेस है भाई। अगले ने फिनिश गुड्स बना ली और एक भी यूनिट नहीं बेची। तो अपने को फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो 350 तो उसकी क्या है कॉस्ट, और अपने को इसी के अंदर कह रहा है उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू 300 है। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू NRV 300, ये अपन ने दोस्तों NRV लिख दी, दैट इज 300। तो विच एवर इज लोअर का मतलब 300। आपको सबको पता है फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV लोअर 300 मल्टीप्लाइड विथ क्या करें, कितनी यूनिट अपने पास है, पूरी की पूरी 1000 है। यानी फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन बन गया 3 लाख रुपीस का। ये फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई विच एवर इज लोअर। नाउ विल गो फॉर रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के लिए क्या करें? तो आप सबको ध्यान होगा रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो कैसे करते हैं? जब फिनिश गुड्स की NRV कॉस्ट से कम है, घाटे का सौदा है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब अपन ने पढ़ा था रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द रॉ मटेरियल। AS2 ने आपको बताया था कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे उसको वैल्यू कर दो जब फिनिश गुड्स बनाने में घाटा लग रहा है, घाटे का सौदा लग रहा है। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, यहां पर ये जो रॉ मटेरियल है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। यानी रॉ मटेरियल की वैल्यू के लिए एक तो पता लगाएंगे कितनी यूनिट बची हुई है, फिनिश गुड्स का तो बोल दिया पूरा का पूरा बचा हुआ है, इसका पता लगाएंगे और फिर इसका वैल्यूएशन करके बता देंगे। तो क्वेश्चन में आगे देखते हैं कितनी यूनिट अपन ने परचेज की थी 4000 यूनिट, जिसमें से आपको याद हो तो अपन ने इस 4000 यूनिट में से 2000 यूनिट तो यूज कर दी थी कहां पर, अपन ने फिनिश गुड्स को बनाने में। ठीक है, समझ में आ गई। उसके अलावा देखो यहां पर आगे आपको लिखा है कि अपन ने एक असेट बनाई थी, उसके अंदर भी 1500 यूनिट रॉ मटेरियल की कंज्यूम की थी, 1500 रॉ मटेरियल काम लिया था। इसका मतलब अपना काम हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो डेटा चाहिए था अपने पास में क्लियर है। ये तो फिनिश गुड्स आ गया। नाउ विल गो फॉर रॉ मटेरियल। तो अपन चलते हैं रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन में। तो सबसे पहले अपन ने परचेज किया था 4000 यूज्ड इन फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बनाने में अपन ने 2000 यूज कर दिया। यूज्ड इन क्वालिफाइंग असेट जो पीपी है उसको बनाने में अपन ने यूज कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है 1500। सो क्लोजिंग इज 500 का क्लोजिंग है और आपको उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना है, दैट इज 100। यानी 50,000 आ गया इसका, 50 और 3 लाख, द टोटल सम विल बिकम 3,50,000। यानी 3,50,000 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। यहां देख लेते हैं जल्दी से, ऐसा कुछ है क्या? तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है 50,000 रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक 350। उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3 लाख। उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 62 बेकार है। यानी इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? बी। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। कह रहा है रॉ मटेरियल तो 50 का हो गया और फिनिश गुड्स जो है वो 3 लाख का हो जाएगा और इस तरह से एग्रीगेट टोटल विल बी 350। अब दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको AS10 की बात कर रहा है। AS10 के अकॉर्डिंगली कह रहा है कि वो जो असेट बनी है पीपी उसका फाइनल कॉस्ट क्या होगा ये बता दो।
तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे देखो जरा, यहां पर आगे अपन इसके अंदर उस पीपी का फाइनल कॉस्ट निकालते हैं। तो ये पूरा पोर्शन पीपी के बारे में कह रहा विक्रम ने 1500 यूनिट वो जो रॉ मेटेरियल खरीदा था 125 से 4000 यूनिट का, उसमें से 1500 यूनिट पीपी को बनाने के काम ले ली। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये क्वालिफाइंग असेट है। लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा उसी को रेडी टू यूज करने के लिए 90 और 15,000 का लगा। तो अपन पीपी की कॉस्ट को निकालेंगे। तो पीपी की कॉस्ट को निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बड़ा आसान सा एक काम करेंगे। अपन ने 1500 का मटेरियल खरीदा जो 125 की रेट से था, इट विल बिकम 187,500। तो 187,500 का ये आंसर आ गया रॉ मटेरियल। प्लस अपन ने इसके ऊपर एक खर्चा किया लेबर का 90, ये भी आ गया, ये लो। प्लस अपन ने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा किया 15। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्ट का पॉइंट है, इसने कहा था ये क्वालिफाइंग असेट है। क्वालिफाइंग असेट है, इसका मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे ऐड करेंगे, याद करो अपन ने बोरोविंग किया था यहां पर क्वेश्चन के अंदर, और वो बोरोविंग अपन ने क्वेश्चन के अंदर टोटल मिलाकर 6 लाख का 10% से करा था 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त से मार्च तक पहली बात तो 8 मंथ होते हैं, 1 अगस्त से 31 मार्च 8 मंथ। अब उसी से अपन ने रॉ मटेरियल खरीदा था, उसी रॉ मटेरियल को अपन ने क्वालिफाइंग असेट में अभी अभी यूज किया। तो जितना रॉ मटेरियल क्वालिफाइंग असेट में यूज हुआ उसके अगेंस्ट में जो बोरोविंग था वो बोरोविंग कैपिटलाइज हो जाएगा AS 16 के हिसाब से, क्योंकि इसको रेडी टू यूज होने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। अगला साहब कह रहा है क्वालिफाइंग असेट है। तो अपन ने ये मटेरियल कितना करे यूज किया था 187,500 का 10% 8 मंथ का। तो ये कैलकुलेट करके अपन ने यहां पर देखा तो ये दोस्तों 12,500 का आ गया। ये सबसे मेन चीज है। और इन सब का अपन ने अब क्या करा, एग्रीगेट टोटल लगाया कि भाई कितना आ रहा है। तो 187,500 प्लस 90 प्लस 15,000 और प्लस 12,500, तो आंसर आ गया 3,05,000। तो देखते हैं जरा, ऐसा कोई आंसर ऑप्शंस में आ रहा है बिल्कुल सी, यानी सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अपन ने बना लिया। अगला चलते हैं AS 16 के हिसाब से कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पीएल में जाएगा। हाउ मच विल बी कैपिटलाइज एंड हाउ मच विल बी पार्ट ऑफ पीएल। तो क्या करेंगे, बड़ा आसान सा काम है। अभी अभी अपन ने देखा था दोस्तों कि वो जो बोरोविंग है वो अपन ने 1 अगस्त को करा था और 8 मंथ का उस पे इंटरेस्ट बन रहा था। यानी अगर अपन चले बोरोविंग के बेसिस पे तो अपना टोटल मिलाकर 6 लाख का बोरोविंग था, 10% 8/12, यानी अगस्त से लेकर और कहां तक, मार्च तक। इसका मतलब 40,000 का इंटरेस्ट बना, जिसमें से 12,500 अभी अभी अपन ने पीपी में कैपिटलाइज किया था। तो बाकी कितना बच गया सर, बाकी बच जाएगा 27,500। ये रेवेन्यू नेचर का हो गया, ये पीएल में जाएगा। देखते जरा इसका आंसर क्या दे रहा है। ये रहा, एज पर AS 16 कह रहा है 12,500 इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पहला 12,500 कैपिटलाइज हो जाएगा, 27,500 पीएल में, बिल्कुल यही ठीक हो जाएगा। तो बस यहीं पर अपन रुक गए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 24 एज पर द AS 13 सच इज द ट्रीटमेंट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम P लिमिटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया अपनी को। क्वेश्चन में कह रहा है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम ने क्या किया था, एक लोन 1 लाख, जो विक्रम ने लोन लिया था उसी से 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, जो खरीदे 1 लाख रुपए के हैं, जिनकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, लेकिन वो 9,000 शेयर्स थे 10 वाले, यानी उनकी फेस वैल्यू 90,000 थी, लेकिन कॉस्ट 1 लाख थी। अपन ने ये काम करंट ईयर में 25 मार्च को किया। तो पहली बार देखो, लोन जो लिया था उसी से अपन ने क्या किया, शेयर खरीदे। बट शेयर तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, रेडी टू यूज होता है, आप कभी भी इसको वापस बेच सकते हो। इसका मतलब कैपिटलाइजेशन का कोई चक्कर ही नहीं है इंटरेस्ट का। तो 1 लाख रुपए अपनी एसेट की कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब उसी कंपनी ने आपको 2, 3, 4 दिन 5 दिन बाद 20% की रेट से डिविडेंड दिया, पिछले साल का, लास्ट ईयर का दिया। तो जब लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया तो वो फाइनल डिविडेंड होता है।
वो एक्विजिशन से पहले का होता है, प्री एक्विजिशन होता है, कैपिटल नेचर का होता है। यही तो वो डिविडेंड होता था जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट होता था, यानी अपन इसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे किस पे, कॉस्ट है 1 लाख और फेस वैल्यू है 90, तो डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे निकलेगा। इसका मतलब अपन ने कैलकुलेशन बनाया 90,000 इंटू 20%, तो यानी 18,000 का डिविडेंड मिला। ये आपका लास्ट ईयर का है, शेयर इस साल खरीदे तो प्री एक्विजिशन हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से आप इसको क्या कर दोगे, एडजस्ट। तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था तो बचेगा 82 का। यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको पूछ रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, 82,000 तो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू हो गया, और इसके अलावा जो 18,000 है वो अपन ने उसी की कॉस्ट में से एडजस्ट करके बता दिया। ये केस स्टडी नंबर 1 जो अपनी इस बुकलेट का था उसके चारों क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर दिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट केस सिनेरियो, ये आपको क्या दे रखा है, देखिए जरा, आपको कह रहा है के लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ 22 लाख। अपन इसको नहीं पढ़ के एक बार पहले इसके क्वेश्चंस को देख लेते, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि AS 9 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके बता दो कितनी होगी। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ लीगल कॉस्ट इन क्लेम फॉर लीगल एक्शन कमेंस्ड बाय मिस्टर रवि कुमार। उसके बाद अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है, बस ये 3 क्वेश्चन आगे देखते हैं, इधर भी क्या है। इसके बाद एक आपको रिलेटेड पार्टी का AS 18 का बनाकर दे दिया, फिर एक AS 19 का लीजिंग का, ये 5 क्वेश्चन बनाकर दे दिए, बहुत इजी सा पोर्शन बनाकर दिया है। पहले पॉइंट में कह रहा है कि AS 9 के हिसाब से रेवेन्यू बता दो मार्च 24 को कितना बुक करेंगे। तो यहां पर आ गए, इसका पहला पोर्शन देखा, के लिमिटेड सोल्ड गुड्स 22 लाख टू मिस्टर रवि कुमार ऑन 1 फरवरी 24, बट रिक्वेस्ट बाय बायर डेट दिस गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू 10 अप्रैल 24। पढ़ा था अपन ने, डिले ऑफ डिलीवरी ऑन बायर रिक्वेस्ट। अगर अपन ने सामान भेज दिया, गुड्स भेज दी बायर को, लेकिन बायर कह रहा है नहीं मैं अभी नहीं ले जाऊंगा, मुझे बाद में भेजना, मेरे पास जगह की दिक्कत है, मेरे यहाँ नेचुरल क्लैमिटी हो गई है, मैं बाद में तेरे से रिसीव कर लूंगा। अपन ने लेकिन अगले की गुड्स को अलग रख दिया, उसके रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड सब बायर को दे दिए कि तू जाने, तेरा ये सामान मेरी कस्टडी में पड़ा है, जब जरूरत हो मंगवा लेना। अपनी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन पेंडिंग नहीं है। तो अपन ने पढ़ा था सेल इमीडिएटली बुक कर लो, रेवेन्यू इमीडिएटली बुक कर लो, और क्या करो, उसके जो बायर ने रिक्वेस्ट की उसमें अपना कोई इश्यू नहीं है, यानी रेवेन्यू को पोस्टपोन नहीं करेंगे। यानी अपन ने फरवरी में सेल कर दिया था, यानी ये मार्च तक रेवेन्यू बुक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। K Limited also sold 2 lakh goods on approval basis on 1st of January 24 to Seetal. The period of approval is 3 months. After which they were considered sold. Buyer sent disapproval for 25%. Approval for 50% is received till March 24. अपन ने 2 लाख का अप्रूवल पे भेजा, तो अपन ने पढ़ा था कि अप्रूवल पे भेजा है तो या तो बायर ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ भी मैं रख रहा हूं, या टाइम पीरियड खत्म हो गया, या रीजनेबल टाइम खत्म हो गया अगर अपन ने कोई टाइम नहीं दिया था, या बायर ने ऐसा कोई कांड कर दिया, एक्ट कर दिया, काम कर दिया जिससे कि उस गुड्स को लाना वापस फिजिबल नहीं रहा, उसी दिन आप उसको सेल मान लो। इनमें से जो अर्लियर होगा उसके बेसिस पे सेल बन जाएगा। अगर इनमें से कोई भी इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ और ईयर का एंड आ गया तो फिर वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो बायर के पास पड़ा है। तो यहां पर अपन ने 1 जनवरी को बेचा था, बायर ने 25% को तो कहा कि मैं रिजेक्ट करता हूं, ये लो 50,000 तो गया खत्म। 50% का कह रहा है एक्सेप्टेंस दे दिया 1 लाख का, अच्छी बात है। बाकी का कह रहा है कुछ नहीं, बाकी का कुछ नहीं, क्यों भाई, यहां पर मार्च 24 एंड आ गया, 3 मंथ जनवरी फरवरी मार्च, यानी जो टाइम दिया था वो खत्म। इसका मतलब बाकी का 50 भी सेल बुक कर देंगे। अपने बुक में क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहां टाइम पीरियड भी खत्म हो गया था, तो इसका मतलब 150 और 22 लाख यानी 2350 का ये सेल बुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन AS 29 के बारे में है, उस लेते, ये रहा वो पोर्शन। कह रहे रवि कुमार इज कमेंस लीगल एक्शन अगेंस्ट K Limited फॉर सप्लाई ऑफ फॉल्टी गुड्स टू क्लेम डैमेजेस। द लॉयर ऑफ K Limited हैव एडवाइज्ड दैट इट इज नॉट रिमोट येट रिसोर्स में बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। द लीगल कॉस्ट टू बी इनकर्ड irrespective of outcome of the case is 45,000. सेटलमेंट अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड 5 लाख। सेम क्वेश्चन बुक में थे बेटा, कुछ भी नहीं है। 29 का अपने खिलाफ कोर्ट में केस हुआ है,
अपने को लीगल खर्चा देना है 45, मतलब प्रोविजन बनेगा ही बनेगा। दूसरा, जो केस अपना चल रहा है उसमें केस के अंदर रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आउटफ्लो होने की रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आउटफ्लो हो भी सकता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पर उसको दिखा देंगे। यानी अपना आंसर जो बन जाएगा इसका वो क्या बन जाएगा कि अपन 45,000 का तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे और उसके अलावा बाकी को 5 लाख को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ शीतल एंटरप्राइज इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। देखते हैं जरा क्या है। कह रहा है शीतल एंटरप्राइज है ट्रेड रिसीवेबल of K Limited suffered a loss due to earthquake that occurred on 30th March 24. The loss was not covered by any insurance policy. कह रहे 30th March 24 को शीतल जो ट्रेड रिसीवेबल था उसके वहां अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। द लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय पॉलिसी, और अप्रैल के अंदर बैंकरप्ट हो गया और अपना पैसा डूब गया। अपन ने लेकिन उसके ऊपर 5% प्रोविजन ही बनाए, तो अपन ने पढ़ा था AS4 में, एडजस्टिंग इवेंट कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट एंड ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट इज जस्ट फर्दर कंफर्मेशन एडिशनल एविडेंस प्रूविंग दैट इवेंट। यहां पर कह रहा है कि मार्च में उसका इंसिडेंट हो गया और अप्रैल में वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ये तो फाइनल कंफर्मेशन है ना, यानी कि अपना वो एडजस्टिंग हो गया, कीपिंग अजम्पशन कि ये अप्रैल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले उसका इंसॉल्वेंसी हो गया था। अपने को यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल का डेट नहीं दे रहा, तो अपन मान के चल रहे उससे पहले वो बैंकरप्ट हो गया था, तो मार्च में तो उसका नुकसान और फिर बैंकरप्ट, यानी कि एडजस्टिंग इवेंट, यानी पूरा का पूरा 75,000 अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड एडजस्टिंग इवेंट फुल प्रोविजन ऑफ 75,000 शुड बी मेड। बिल्कुल ठीक बात है, तो पूरा का पूरा आपको एडजस्टमेंट करके बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है पी लिमिटेड इज 60% वोटिंग राइट इन क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड इज 20% वोटिंग राइट इन आर लिमिटेड, ऑल्सो पी लिमिटेड डायरेक्टली एंजॉय वोटिंग राइट ऑफ 14% इन आर लिमिटेड। देखते हैं जरा क्या बन रहा है। ये है पी लिमिटेड जिसने कह रहा है 60% वोटिंग राइट इन क्यू लिमिटेड, ये मैंने यहां पर लिख दिया क्यू लिमिटेड, कह रहा है 60% का वोटिंग राइट है, होल्डिंग और सब्सिडरी बन गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, होल्डिंग और सब्सिडरी का, ठीक है। क्यू लिमिटेड हैज 20% इन आर, एक और दूसरी कंपनी आर जिसमें ये 20% वोटिंग पावर रखता है, यानी 20% का मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन्वेस्टिंग एंड एसोसिएट का आपस में। आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द मैनेजमेंट ऑफ आर लिमिटेड इज नॉट डिस्क्लोज, सॉरी बीच में एक और लाइन है, कह रहा है कि पी लिमिटेड डायरेक्टली एंजॉय वोटिंग पावर 14% इन आर, इधर ये भी इसमें 14% रखता है, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ आर कंपनी हैज रेगुलरली सप्लाई गुड्स टू पी, कह रहे इन आपस में सामान का सप्लाई का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैनेजमेंट ऑफ आर हैज नॉट डिस्क्लोज रिलेशनशिप विद पी, आर ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पी के बारे में नहीं किया, क्योंकि पी ने उसमें केवल 14% कर रखा है, ऐसा मानना है। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी, पी का बनाते टाइम आपको रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है, दोनों है, एक है, क्या है, तो देखो ये तो साफ साफ है क्यू, इसकी सब्सिडरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, होल्डिंग और सब्सिडरी का। इधर आ गए आर के साथ देखते, तो आर में देखो 14% तो इसने डायरेक्ट कर रखा है और 20 अपनी सब्सिडरी के थ्रू कर रखा है, तो 20 और 14 हो गया 34। अपन ने क्वेश्चन किए थे बुक में से, इसका मतलब ये भी अपना एसोसिएट बन गया, क्या बन गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया, मतलब एसोसिएट बन गया, इसका मतलब ये भी अपना रिलेटेड पार्टी है, तो दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए, इसका मतलब क्यू एंड आर बोथ आवर रिलेटेड पार्टी, बोथ आवर रिलेटेड पार्टी, तो दोनों अपने रिलेटेड पार्टी, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे अपन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये अपन बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में।
अगेन कैश सिनेरियो में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, वहां का तो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम थे, वो हो गए। जैसे ये वाला रिलेटेड पार्टी वाला ये सेट इन वाला था वो यहीं पर पूरा बना रखा है, ऐसे ये बना रखा है। ये AS9 का एक क्वेश्चन दे रखा है जो अपन ने ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो अपनी ICI का स्टडी मेट था वहीं से अपन ने इस क्वेश्चन को कवर किया था। तो वही क्वेश्चन अपने को यहां पर दे रखा है। इसके बारे में जरा बात करते हैं। कह रहा है कि मशीनरी वॉज गिवन ऑन 3-year लीज बाय अ डीलर ऑफ मशीनरी फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू यील्ड 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। ठीक है, विच इज 3 लाख। कह रहा है कि असेट की कॉस्ट है 3 लाख और अपन उस पर 20% का मार्जिन चाहते हैं, तो प्लस 20% यानी 60,000 का, यानी अपन टोटल मिलाकर पूरी लाइफ में जो टोटल LR लीज रेंटल कवर करेंगे दैट विल बी 3,60,000। लाइफ इज 5 ईयर, 5 ईयर में ये यूनिट वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। करेक्ट, कंप्यूट एनुअल LR। अब तो अपन यहां पर 3 ईयर के लिए लीज पे दे रहे हैं और ये उसकी टोटल लाइफ की यूनिट्स है। अगर अपन इसकी टोटल लाइफ का यूनिट्स का टोटल लगाएं तो ये टोटल बनता है 3 लाख यूनिट, जिसमें से अपन जो 1, 2, 3 ये देखो 50, 60 और 40 इन 3 ईयर का बात करें तो ये मिलता है 150। इसका मतलब अपन जो लेसिस से अमाउंट चार्ज करेंगे अपना लीज रेंटल वो 3,60,000 तो टोटल है, डिवाइडेड विद 3 लाख यूनिट की लाइफ का। अपन उसमें से 3 ईयर में 150 यानी विन चार्ज 180 का अमाउंट चार्ज करेंगे टोटल, दैट इज फॉर 3 ईयर। तो एनुअल LR विल बी 60,000। अपन ने ऑपरेटिंग लीज के जब क्वेश्चंस किए थे TS19 में सेम डिटो क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन अपन ने क्लास में कवर किए थे, तो ये 60,000 का अपना अमाउंट बनकर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन अगेन AS20 का क्वेश्चन दिया है। किसका क्वेश्चन दिया? AS20 का, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, जिसमें आपको क्या कह रहा है? कह रहा है करंट ईयर जब अपना स्टार्ट हुआ तो उसमें 1 अप्रैल 23 को वी हैविंग 1,50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, उसके बाद में अपन ने 1 नवंबर 23 को और इश्यू कर दिए और वो इश्यू कर दिए फर्दर इश्यू 50,000। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है 1 फेब 24 को अपन ने इनमें से कुछ शेयर्स को बाईबैक कर दिया और बाईबैक वॉज 32,000 इक्विटी शेयर्स। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज शेयर। तो वेटेड एवरेज शेयर के लिए अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, टोटल अप्रोच और क्यूमुलेटिव अप्रोच। क्यूमुलेटिव अप्रोच से कर लेते हैं, तो कैसे करें? देखो जरा 150 था 1 अप्रैल को, उसके बाद 50 इश्यू हो गया, तो यानी अब हो गया 2 लाख 1 नवंबर को, और उसमें से 32 गया तो अब हो गया 168 फर्स्ट ऑफ फेब से लेकर कब तक? 31 मार्च तक। तो क्या करेंगे सुनो जरा, यहां पर आ गए 1 अप्रैल से लेकर 1 नवंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी यहां तक का 7 मंथ। उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी, फेब को काउंट करना नहीं, यानी 3 मंथ। उसके बाद फेब और मार्च 2 मंथ। इसका मतलब क्या क्या ब्रैकेट बने? 150 इंटू 7/12, दूसरा 2 लाख इंटू 3/12, और तीसरा 168 इंटू 2/12। ये इसके ब्रैकेट बन गए और इन सब का अपन एग्रीगेट टोटल लगा लेते हैं। तो 150 इंटू 7/12 मैं मेमोरी में सेव करता जा रहा हूं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली। 2 लाख इंटू 3/12 और उसके बाद 168 इंटू 2/12। तो ये मेमोरी के अंदर 165,500 का रिजल्ट आ गया, 165,500 का आंसर आ गया। यहां पर आ गए, ये रहा 165,500 का, ये इसका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश सिनेरियो नंबर 3, जिसमें दिखने में लगा कि ये IR है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। पता चला कि आगे जाकर तो अरे यार ये कैश फ्लो का क्वेश्चन दे रखा है, कैश फ्लो के ऑप्शन बना दिए। आपको क्या कर रखा है? मार्च 23 का एक बैलेंस शीट दे रखा है,
ठीक है, दे रखा है। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन उसी दिन मार्च 23 को जैसे क्या अपने हुआ करती है वैसे आपको दे रखी है आईआर वाली। उसके बाद आपको कुछ इनफ्लो आउटफ्लो की डिटेलिंग दे रखी है। आपको कह रहा है कि कैलकुलेशन करो। सबसे पहला क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या कैश फ्लो है वो बता दो, फिर इन्वेस्टिंग का बता दो, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बता दो, और लास्ट बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना जाएगा। ये चार चीजें आपको पूछी है। तो देखो जरा अपन यहां पर ये जो एडजस्टमेंट है इनको एनालाइज करते हैं, ये दिमाग में रखते हुए कि आपको ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निकालना है, आपको इन्वेस्टिंग का निकालना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, और इसके अलावा शेयर कैपिटल का क्लोजिंग निकालना है। तो ये सब चीजें ध्यान से सोचते हुए ये लो अपन उन्हीं के कॉलम बना लेते हैं। यहां पर सबसे पहले ये ऑपरेटिंग का कैश फ्लो, दूसरा इन्वेस्टिंग का, तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग, और फोर्थ शेयर कैपिटल का फाइनल। ये चारों क्वेश्चन लाइन से चलते जा रहे हैं, जिसमें से जो पहले से डेटा है ऑलरेडी उन डेटा से सबसे पहला काम करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग उठा लेते हैं। ये रहा 65,500, तो ये मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दिया 65,500। दूसरा शेयर कैपिटल का डेटा उठा लेते हैं। शेयर कैपिटल का पहले से डेटा है 5 लाख रुपीस का, ये लो शेयर कैपिटल का मैंने पहले से डेटा जो था वो 5 लाख लिख दिया। ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट को एनालाइज करेंगे इन चारों के पॉइंटों से कि इनके अंदर क्या क्या होगा उसको चेक करेंगे। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट किया, कह रहे 9% डिवेंचर टू सेटल्ड इन फुल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। क्या कह रहा है, 9% डिवेंचर को बदले में आप क्या करो, शेयर इशू कर दो। तो क्या ऑपरेटिंग में कुछ नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ये तो नॉन कैश आइटम में एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब केवल शेयर इशू हो रहा है 15,000 ऑफ 10 ईच। अच्छा, मतलब यहां पर शेयर कैपिटल में अपन 1,50,000 का इशू और ऐड कर देंगे, जिससे क्लोजिंग कैपिटल जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बनकर आ जाए इस केस सिनेरियो का। आगे देखिए अगला पॉइंट कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर विल गिव अप 40% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ डिवेंचर। तो अगेन एक्सचेंज है, तो पहली बात कैश फ्लो हटा दो, केवल कैपिटल का सोचो। कह रहे 40% को गिव अप कर दिया, बदले में डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 40% कैपिटल गिव अप कर दी। इसका मतलब इस 5 लाख में से 40% तो गया, यानी 2 लाख तो गया, तो बचा कितना, 3 लाख। सर है ना, इन दोनों को मिलाकर नहीं करेंगे। अरे भाई गिव अप वगैरह जो भी किया जाएगा वो एग्जिस्टिंग का किया जाएगा, नए और इशू हो रहे उनका थोड़ी किया जाएगा, ये तो अभी इशू हुआ है। तो इसका मतलब 3 लाख का इसमें से बच गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते चलो, अगला पॉइंट क्या दे रखा है। अगला पॉइंट आपको कह रहा है बैलेंस ऑफ पीएल रिटर्न ऑफ, चारों में से कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड फॉर 1 लाख। अब देखो 1 लाख का इशू हुआ तो अपने को क्या पूछा है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, लेकिन ये तो फाइनेंसिंग है। लेकिन अपने को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछा है, तो उसके अंदर तो फर्क पड़ेगा। ये शेयर इश्यू 1 लाख यहाँ आ जाएगा और यहां पर भी 1 लाख की कैपिटल में बढ़ेगा, यानी कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल। लेकिन ये फाइनेंसिंग का मैटर है, यानी इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग के अंदर कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांसेस गिवन टू सप्लायर। देखो यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड समझते ही सुनते ही दिमाग में आता है इन्वेस्टिंग, लेकिन यहां कह रहा है सप्लायर को जो एडवांस दे रखा था उस पे मिला। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी सप्लायर कस्टमर कुछ भी है तो जिस फैमिली का मेनली वो पार्ट है, जनरली उसके साथ रिलेट सारी चीजें उसी फैमिली में रहती है। सप्लायर तो ऑपरेटिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग फैमिली में आता है, तो उससे जो इंटरेस्ट आपको मिला वो भी ऑपरेटिंग में आएगा। यानी ऑपरेटिंग के अंदर मैंने इनफ्लो दिखा दिया, ये रही अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर 3000 का इंटरेस्ट का इनफ्लो दिखा दिया और साथ ही साथ में कैश भी बढ़ा इससे, तो कैश का क्लोजिंग भी चल रहा है, तो वहां पर भी 3000 लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड 14,000, टैक्सेशन पेड ऑपरेटिंग में तो आता है, तो ऑपरेटिंग का अपन ने आउटफ्लो दिखा दिया, साथ में यहां से भी क्लोजिंग में से भी इसको हटा दिया। ये लो आगे बढ़ते चलो।
कह रहा है ए डेटर ऑफ 40,000 इंस्टॉलमेंट ओनली 40% ऑफ हिज क्लेम आर रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। कह रहा है एक डेटर में अपन 40,000 रुपए मांगते हैं और उसका 40% ही अपने को मिला, तो 40,000 इंटू 40% यानी कितना 16,000 मिला। तो डेटर से पैसा मिला मतलब ऑपरेटिंग है, तो ऑपरेटिंग के अंदर ये 16,000 का अपन इनफ्लो दिखा देंगे और साथ में प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी 16,000 ऐड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड 1 पर शेयर। देखो यहां इस कंपनी ने स्टार लिमिटेड के 10,000 इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और एक शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड मिला। सो वी 10,000 ऑफ डिविडेंड कहां आएगा, ये इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। तो ये लो अपन ने इन्वेस्टिंग के अंदर ये 10,000 का डिविडेंड दिखाया और मिला है, तो ये लो कैश को भी बढ़ाएगा, ये लो कैश में भी दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहे पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 3,000, बुक वैल्यू 15,000, 15 का बुक वैल्यू, 3 का लॉस, सो सेल वैल्यू 12। अपने को तो कैश से मतलब है ना, तो 12,000 अपने पास आया कहां, प्लांट बेचकर। तो सर इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया और साथ में ये भी कैश में ऐड कर दिया। ये लो चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ अपने पास रेडी होकर आ चुके हैं। देखते हैं जरा। सबसे पहले इसने कहा ऑपरेटिंग का रिजल्ट बताओ क्या रहेगा, तो ये लो ऑपरेटिंग का अपन रिजल्ट निकाल देते हैं। तो 16, 3 और 14, जिसमें से अगर अपन चेक करें तो 16 और 3 यानी कितना हो गया 19 का इनफ्लो, 14 का आउटफ्लो, तो इट रिजल्टेड 5,000। तो 5,000 का अपना इनफ्लो आ गया ऑपरेटिंग का। तो यहां पर आ गए, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ गए। तो ऑपरेटिंग में कह रहा है कितना होगा, द आंसर इज 5,000। ठीक है। अगला पॉइंट, इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे, 10 और 12 22 22,000 का इनफ्लो ये लो, तो इन्वेस्टिंग में आ गए। तो इन्वेस्टिंग में ये लो 22,000 आंसर आ गया। तीसरा कह रहा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बनाओ। ये रो अपन ने जो भी किया इसका कैलकुलेशन बनाकर दिखा दिया। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 65,500 प्लस 1 लाख प्लस 3,000 माइनस 14 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस 12, तो ये मेरे पास आ रहा है 192,500। 192,500 जरा चेक करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग ये लो शुरू होते ही अपने पास आ रहा है, ये रहा 192,500। अगला पॉइंट शेयर कैपिटल का क्लोजिंग। तो शेयर कैपिटल में देखो जरा क्या सिनेरियो है। अपने पास में 3 लाख का ये है, 150 का ये है, 1 लाख का ये है, तो टोटल आई थिंक 550 हो रहा है। ये लो 550 यहां पर ये आ जाएगा। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, बिल्कुल है, ये 550 आ गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपने पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेड्यूल 3 का आपको दिया है। तो शेड्यूल 3 का जो दिया है उसको अपन जरा देख लेते हैं। शेड्यूल 3 का जो क्वेश्चन अपने को दिया है उसमें कह रहा है फिक्स असेट हेल्ड फॉर सेल। मैंने आपको दिया था एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई पीपी है तो उसका अपन AS 10 में डेफिनेशन पढ़ा था, हेल्ड फॉर यूज होता है अलग अलग पर्पजेस के लिए। लेकिन उसी पीपी को मैंने कहा था आपने बेचने के लिए, आपको लगा कि मैं ये जो डिजिटल बोर्ड जिस पे पढ़ा रहा हूं, मुझे ये लगा ये मेरा वैसे तो पीपी है, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे अब कोई और नया अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किसी तरह का AI वगैरह का कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक नया कोई डिजिटल बोर्ड, नया कोई मेरा स्टूडियो सेटअप मुझे लगाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने तय किया इस डिजिटल बोर्ड को बेच देता हूं। मैंने उसको OLX पे डाल दिया, आपको बताया था, तो OLX पे डाल दिया, लेकिन अभी तक बिका नहीं। मतलब वो मेरी पीपी तो है लेकिन अब मैं उसको यूज करने के लिए नहीं रखा, मैंने उसको बेचने के लिए रखा हुआ है। तो आपको बताया गया था कि फिर वो करंट असेट में आ जाती है, और करंट असेट में भी कहां, अदर करंट असेट में आती है। कहां आती है, अदर करंट असेट में। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। अपन ने सारे MCQs का आंसर डिस्कस कर लिया है, उसके बारे में समझा दिया है। मेरे तरफ से जो मेरा बेस्ट नॉलेज है उसको मैंने अप्लाई किया है। 15 ईयर से लगभग में जो VSI में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मैंने अप्लाई किया और उसके हिसाब से आपको बताया कि किस तरीके से ये रहेगा।
आप लोगों को जरूर जरूर अगर ये एमसीक्यू आंसर्स वगैरह अच्छे, अगर आपको समझ में आए, सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, तो आप जरूर जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है एचपी अग्रवाल सर के नाम से, सी इंटरमीडिएट गाइडेंस इन नोट्स बाय एचपी अग्रवाल सर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीएसआई का जो ऑफिशियल चैनल है, वीएसआई जयपुर के नाम से जो टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इधर आते हैं वापस टॉपिक पे अपन, और उस टॉपिक के अंदर कुछ आगे अपन बातें डिस्कशंस में लाते हैं। तो ये डेस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसकी तरफ चलते हैं। जो पार्ट बी पेपर का था उसको जरा देख लेते हैं, उसके अंदर क्या था। तो देखिए जरा, ये पार्ट बी था पेपर का। पार्ट बी में 70 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत ही आसान सा दिया है, कुछ अपने बुक से था, केवल एक क्वेश्चन में थोड़ी चीजें यूनिक बना दी साथ में मिलाकर, बाकी और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला 1A है जो कि ES 26 का क्वेश्चन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसानी से मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाला बात इसमें है नहीं। उसके बाद में इसने एक ES 15 का, जो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में किए थे, उन्हीं में से एक है इजी क्वेश्चन, ये बनाकर दे दिया। उसके बाद में इसने सी के अंदर ये जो क्वेश्चन बनाकर दिया, ये अपना ES 22 का एक क्वेश्चन जो अगेन आईसीएआई ने अपनी स्टडी मेट में दे रखा है और बता रखा है कि कितना कितना, दो क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन अपन ने बिल्कुल किया था, जिसमें अपन कंप्लीशन मेथड और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से अलग अलग टैक्स और अकाउंट्स में कर रहे हैं, तो उससे कैसे अपन डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्वेश्चन 2 14 मार्क का फिनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया। अगेन अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ सस्पेंस अकाउंट के नाम से, तो अपन ने ऑलरेडी क्लासेस में से 2 क्वेश्चंस किए थे जो कि सस्पेंस के नाम से दे रखे थे, डिटो उन्हीं का सेम क्वेश्चन मिलाकर ये आपको पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी था, लास्ट अटेम्प्ट में इसके बारे में नहीं पूछा, तो अपन ने पहले ही सोच रखा था कि भाई इस बार तो एडवांस अकाउंटिंग में अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आना चाहिए। उसके बाद दूसरा अगला जो है ये अपना अमालगमेशन का एक 14 मार्क का क्वेश्चन पूरा बना दिया, कुछ भी इसमें स्पेशल नया नहीं है। उसके बाद एक सीएफएस का 14 मार्क का क्वेश्चन बनाया, जो कहने को इजी भी है बट नया भी है। नया भी इसलिए है कि उसमें होल्डिंग सब्सिडरी के साथ एक एसोसिएट को भी इसने कनेक्ट कर दिया। बट अच्छी बात यह है कि आंसर के अंदर रिक्वायरमेंट में पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछी। कई बार बैलेंस शीट अपनी मैच नहीं होती, अपन गलतियां कुछ कर देते हैं, बट इसमें एक एक आइटम छोटा छोटा करके पूछा है, तो यानी कि अपन आसानी से इन आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आगे बढ़े अपन, तो अपना जो 6th नंबर क्वेश्चन है उसमें पहला जो ए था उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट का छोटा सा एक क्वेश्चन अच्छा सा बनाया है। बी ए का ही सेकेंड पार्ट जो है ऑप्शन में, उसमें AS2 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाला कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता। अपन सब ने पढ़ा हुआ है कि 4 कॉस्ट उसने AS2 ने लिखा था साफ साफ। स्टोरेज कॉस्ट को नहीं लेते जब तक कि उसको उस मैनर में स्टोर करना जरूरी नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को नहीं लेते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं लेते, एबनॉर्मल लॉसेज या वेस्टेज को नहीं लेते, तो उसी चीज को यहां पर लेता है। बोरोइंग कॉस्ट को नहीं लेते जब तक ES 16 ने परमिट नहीं किया हो। उसके बाद आते हैं बी के अंदर, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जो IR का इजी सा क्वेश्चन दिया है 4 मार्क का, और लास्ट में जैसे हमेशा 6 मार्क का एक ब्रांच का दे दिया जो अगेन इजी है। पूरा अपना जो अपन स्टडी करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर है, सब चीजें पढ़ी हुई है, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं आता, स्पीड नहीं है आपकी, तो आपको उसको लेंदी लग सकता है, बाकी इजी तो सबको लगेगा। ये मेरा ओपिनियन है, कई बार स्टूडेंट का ओपिनियन अलग हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत है एडवांस अकाउंटिंग एक बहुत वास्ट कोर्स होता है, तो उसको कवर करने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है। तो उस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट उसको एफिशिएंटली कोर्स को अपने पास रिटेन दिमाग में नहीं कर पाया, सारी चीजें को कंटेंट को जो पढ़ने के चक्कर में, तो ऐसा होता है कई बार कि हाँ भाई अपने को याद ही नहीं, इजी चीजें भी याद नहीं आ रही है, अदरवाइज इजी है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर जिसमें अपन कुछ और यूजफुल इंफॉर्मेशन इसके बारे में शेयर करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को जो इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई इश्यूज है तो आप जरूर उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।